नमस्कार। अनएडिटेड में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी वरुण शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राजनीतिक समीकरण की जो भविष्य में बनती हुई दिख रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाजपा और डीएमके की। वैसे तो ये दोनों पार्टियां जो हैं विचारधारा के रूप में काफी विपरीत हैं। बावजूद इसके मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये इसलिए क्योंकि हाल के दिनों में डीएमके ने इंडिया अलायंस से खुद को अलग कर लिया है। अब उसके दरवाजे हर पार्टी के लिए खुले हुए हैं। पर ये क्या संभव है और कितना संभव है और कब तक ऐसा हो सकता है, आज हम इसको समझेंगे। वरुण, पहले हम बात करते हैं कि ये समीकरण आफ्टर ऑल बन कैसे रहा है। ये धन्यवाद चंदन। जहाँ तक आपने इस समीकरण की बात की कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और डीएमके यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जो इस समय एमके स्टैलिन जिसको लीड कर रहे हैं, किस तरीके से तमिलनाडु के अंदर ये दोनों पार्टियां एक साथ आ सकती हैं। जी देखिए, कोई नई बात तो नहीं है। भारतीय राजनीति के अंदर कौन किसके साथ कब चला जाएगा कहना बहुत मुश्किल है, और इसलिए काफ़ी दिनों से भारत की राजनीति को प्रिडिक्ट कर पाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो रहा है। तो जहाँ तक बात की आपने डीएमके की तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार सरकार में रह चुकी है, केंद्र में सरकार चला चुकी है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था एम करुणानिधि ने। जी तो नई बात तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ जिसे कह लें अगर 2 दशकों से ज्यादा जिस तरीके की इन दोनों पार्टियों के बीच में जिस तरीके के संबंध रहे हैं, अगर उसको देखा जाए तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाला गठबंधन हो सकता है। और ये गठबंधन, अब ऐसे तो मायावती और अखिलेश यादव ने भी गठबंधन करा 2019 के लोकसभा चुनावों में। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार वो भी कई बार साथ में आ चुके हैं सरकार बनाने बचाने के लिए। और अगर आप देखें कहीं ना कहीं तो कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट भी, जो कि केरल में धुर विरोधी हैं, कई राज्यों में वो गठबंधन में रहे हैं, गठबंधन की सरकारों के अंदर रहे हैं। महाराष्ट्र में चले जाएं तो किस तरीके से बिल्कुल ही जिसे कहते हैं राजनीतिक विचारधारा एक दूसरे के खिलाफ होते हुए भी कांग्रेस और शिवसेना जो यूबीटी ग्रुप है उन्होंने भी अपना गठबंधन अभी तक बनाए हुए हैं। कश्मीर के अंदर किस तरीके से महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया और सरकार बनाई, वहां पर भी सरकार में शामिल भी हुई। ये भी अपने आप की एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना थी। तो तमिलनाडु के अंदर क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और परिस्थितियां, अगर जहां आप पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं कि ये गठबंधन बन सकता है इस समय, तो देखिए एक परिस्थिति की तरफ तो आपने खुद ही इशारा कर दिया कि डीएमके इस समय जो इंडिया ब्लॉक है उससे बाहर आ चुका है जी। और लोकसभा के अंदर भी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनको बाकायदा चिट्ठी जा चुकी है कि जो डीएमके के 22 लोकसभा के सदस्य हैं उनके बैठने का जो इंतजाम है वो विपक्षी गठबंधन से अलग यानी इंडिया ब्लॉक से अलग किया जाए जी। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी जिसे कहते हैं कि चल रही है ये बातचीत इस तरीके की। अब स्पेकुलेशन ही कह लेते हैं अभी तो, बिल्कुल, जब तक कि एक बार ऑफिशियली घोषणा नहीं हो जाए। अब कांग्रेस ने जिस तरीके से तमिलनाडु चुनावों के जो नतीजे आ रहे थे उसी दिन, नतीजे पूरे डिक्लेयर भी नहीं हुए थे और उसी दिन कांग्रेस पार्टी ने उन जब रिजल्ट आ रहे थे, और मुझे अच्छे से याद है क्योंकि हम लोगों ने भी काफी जोर शोर से वो रिजल्ट को कवर किया था, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने ये ऐलान कर दिया कि अगर विजय को जरूरत होगी सरकार बनाने के लिए तो हम सरकार का समर्थन करेंगे। और शाम होते होते समर्थन को पूरा हिंट भी दे दिया। अगले दिन मीटिंग करके जिसे कहते हैं चटमंगनी पट ब्याह, ये वाला रिश्ता तोड़ के, चुनाव के पहले जिस पार्टी के साथ कांग्रेस थी उसने रिजल्ट आने से पहले ही घोषणा भी कर दी कि मैं तो किसी और साथ जाने वाला हूं। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने डीएमके गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 28 सीटें डीएमके ने कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए दी थी। केवल 5 विधायक चुनकर आए थे, लेकिन क्योंकि हंग असेंबली हो गई थी इस बार और विजय की जो तमिलगा वेत्री कड़गम है टीवी के, उसको खुद 108 सीटें मिली, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर वो उभरी।
और जैसे ही रिजल्ट आ रहे थे उसी बीच पे जब कांग्रेस को यह एहसास हुआ कि डीएमके बहुत दूर रहने वाली है बहुमत के आंकड़े से, उन्होंने फटाफट, और ऐसा डीएमके का आरोप है कि उनसे बिना पूछे, उनको बिना बताए, उनसे कुछ भी जिसे कहते हैं बिना विचार विमर्श किए हुए कांग्रेस पार्टी ने एक फोन तक करना जरूरी नहीं समझा एमके स्टालिन को, और फटाफट से उन्होंने विजय को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। तो ये तो सीधा सीधा डीएमके को जिसे कहते हैं धोखा देने वाला कदम माना जाता है तमिलनाडु की राजनीति में, और डीएमके ने भी इसको बहुत जोर शोर से इसी तरीके से उठाया है। उसके बाद जिस तरीके से डीएमके के एक के बाद एक जो भी अलायंस थे, पहले तो कांग्रेस की बात हुई, जितने भी सहयोगी दल थे धीरे धीरे करके जिस तरीके से दोनों लेफ्ट पार्टीज सीपीआई और सीपीआईएम दोनों को दो दो सीटें मिली थी, मिला जो सीटें मिली, ऑफ कोर्स वो उन्होंने भी डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। उसके बाद वीसीके वो भी डीएमके से अलग हो गई और उन्होंने भी कांग्रेस की राह को पकड़ते हुए विजय को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, और आखिर में फिर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल उन्होंने भी डीएमके का साथ छोड़कर जिसे कहते हैं कांग्रेस की राह पकड़ते हुए विजय को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इन चारों पार्टियों के दो दो विधायक चुनकर आए थे, यानी 8 जी। इसके बाद विजय के लिए सरकार बनाना बहुत आसान हो गया था। बिल्कुल 118 का जो जादुई आंकड़ा था वो विजय को प्राप्त हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं डीएमके इस विश्वासघात को अभी तक भूली नहीं है कि किस तरीके से न केवल कांग्रेस ने बाकी दलों के लिए भी राह खोली, और एक एक करके अब डीएमके गठबंधन के साथ केवल डीएमडीके प्रेमलता विजयकांत जो खुद एकमात्र विधायक है अपनी पार्टी की, वो ही विधानसभा में रह गई हैं। कहीं ना कहीं एमडीएमके जो वाइको की पार्टी है, मरुमलराची द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम, वो भी ऐसा विचार कर रही है कि उन्हें भी विजय के साथ चले जाना चाहिए जी। तो एक तो ये डीएमके ने जो जिस तरीके से बोला कि धोखा हमारे साथ हुआ, हमें बैकस्टैप किया गया कांग्रेस के द्वारा, एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण कारण हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए भारतीय राजनीति में इस समय सिर्फ 2 ही ध्रुव दिखाई दे रहे हैं जी। क्या तीसरे फ्रंट की मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई अल्टरनेटिव तीसरा फ्रंट है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे तो किस तरीके से अलायंस को वहां पर जिसे कहते हैं बनाएंगे, क्योंकि सारे अलायंस पार्टनर्स तो धीरे धीरे करके विजय के साथ चले गए हैं जी। तो पहला तो धोखा जो डीएमके बोलती है, दूसरा आइसोलेशन, कंप्लीट आइसोलेशन हो जाएगा तमिलनाडु के अंदर डीएमके का, क्योंकि अब कोई सहयोगी मुझे नहीं लगता कि बचा है डीएमके के पास, केवल डीएमडीके के अलावा जी। और डीएमडीके भी कब पलट जाए कुछ कहना मुश्किल है। तो क्या अब एक रास्ता ये भी था कि एआईएडीएमके के साथ भी गठबंधन की खबरें चल रही थी उस समय, विजय को रोकने के लिए, सरकार बनाने से रोकने के लिए भी ये बातचीत चल रही थी। तो क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए है उसमें शामिल हो जाए? और तीसरा एक और मेरे को कारण लगता है, देखिए जिस तरीके से अभी डीलिमिटेशन बिल की बात चल रही है जी। जिस तरीके से एक के बाद एक पार्टियां टूट रही हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, फिर तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद शिवसेना यूबीटी के जो संसद सदस्यों का एक के बाद एक एनडीए में शामिल होना, ये बात कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार इस बार के मॉनसून सेशन में जो डीलिमिटेशन बिल इसी साल अप्रैल चुनावों से ठीक पहले, विधानसभा चुनावों से ठीक पहले परास्त हो गया था लोकसभा के अंदर 298-230 के, क्योंकि देखिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी, वो नहीं मिल पाया। डीएमके के 22 सांसद हैं इस समय लोकसभा के अंदर और 8 हैं राज्यसभा के अंदर, तो डीएमके फिलहाल काफी मजबूत स्थिति में है और एनडीए उस आंकड़े तक पहुंच सकता है डीएमके की मदद से इस समय। इसके अलावा 2027 में राष्ट्रपति चुनाव भी है, तो 27 में उत्तर प्रदेश में क्या होता है वो देखना तो अब देखेंगे, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये सारे जो 2 या 3 मुझे लगते हैं महत्वपूर्ण कारण कि हो सकता है कि जो हम ये कह रहे हैं, जो ये नया समीकरण हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी और डीएमके साथ में आ जाए, चाहे वो इश्यू बेस्ड सपोर्ट पे ही आए। चंदन, देखिए ये आपने जो कहा, जिस बात पर आपने प्रकाश डाला यहाँ पर कि डीएमके महसूस कर रही है कि उसके साथ धोखा हुआ, जितने भी सहयोगी दल हैं उनके साथ धोखा किया और आज के टाइम पर वो खुद को अकेला मान रही है। ऐसे में तो ये
बनता दिख रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा एक चैलेंज आ रहा है वो है दोनों पार्टी के विचारधारा पे। जहां डीएमके शुरू से सनातन के खिलाफ बोलते आई है, द्रविडियन पॉलिटिक्स की बात करते रही है, वो एक राज्य की बात करती है। अपोजिट वहीं अगर मैं भाजपा की बात करूं तो एक राष्ट्र की बात कर रही है, पूरे सनातन धर्म की बात करती है। दोनों पार्टियों की विचारधारा में फिलहाल तो जमीन आसमान का अंतर सा दिख रहा है। क्या डीएमके अगर चाहे भी तो बीजेपी विचारधारा को दरकिनार करते हुए उसके साथ समझौता करने के लिए तैयार होगी, पहला। दूसरा, और अगर होती है तो क्या डीएमके को अपनी सोच, अपनी विचारधारा क्या बदलनी पड़ेगी इस गठबंधन के लिए? देखिए चंदन, इसका सीधा सीधा जवाब अगर आप उससे पूछना चाहेंगे तो वो 1999 में छुपा हुआ है जी। देखिए, डीएमके जो पार्टी बनी थी, सबको पता है किस तरीके से बनी थी। पूरा का पूरा जो विरोध था डीएमके का, कहीं ना कहीं जो हिंदी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था जी। मिड 60s के अंदर, उसके बाद इस पार्टी का उद्भव हुआ था। और किस तरीके से सीएन अन्नादुरई जो डीएमके के बहुत बड़े नेता रहे, एक तरीके से संस्थापक जो थे, उसी आंदोलन की वजह से ये पार्टी बनी और उसके बाद फिर एक के बाद एक सरकार में आई जी। और तब तक आती रही जबकि एआईएडीएमके जो कि एमजीआर ने 1972 में डीएमके को नहीं तोड़ा, स्प्लिट नहीं हुई जब तक कि डीएमके, वरना जो चुनाव थे उससे पहले के दोनों चुनाव में सीएन अन्नादुरई और एन करुणानिधि चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। जी। उसके बाद जो 1966 को अगर मैं कहूँ, 67 में भक्तवत्सलम जो कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे तमिलनाडु के अंदर, उनकी विदाई के बाद अब तक विजय, अब जब मुख्यमंत्री बने हैं उस समय तक 67 से लेके डीएमके और एआईडीएमके के बीच में ही तमिलनाडु की राजनीति जो है झूलती रही। जी। अब आपने भाजपा का जिक्र किया, देखिए 1999 में भी यही विचारधारा थी दोनों पार्टी की। दोनों पार्टियों को विचारधारा से, जिसे कहते हैं, आप अलग करके नहीं देख सकते, ऐसा माना जाता है भारत की राजनीति में। दोनों पार्टियां अपनी अपनी विचारधारा, जिसे कहते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग विचारधारा रखती हैं। आइडियोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टीज हैं दोनों जी। जो भी, चाहे बेशक अलग अलग हों विचारधाराएं और एक दूसरे के खिलाफ सोचती हों विचारधाराएं, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के सामने हो, अपोजिट हो, लेकिन दोनों पार्टियां अपनी विचारधारा में बिलीव करती। 1999 में भी ऐसा कोई कारण नहीं था चंदन कि विचारधारा से समझौता किया हो। देखिए, राजनीति के अंदर अगर आप सरकार नहीं बनाएंगे तो राजनीति में पावर जो होती है, यानी कि सत्ता, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास सत्ता की चाबी नहीं होगी और अगर आप सत्ता में नहीं रहेंगे जी। तो आपकी पार्टियों का हश्र भी वही होने वाला है जो हाल फिलहाल में बीजू जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी या शिवसेना यूबीटी का हो रहा है। जी। तो देखिए, सत्ता में रहना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जी। और 1999 में जयललिता ने जब एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई तो उस समय दोनों पार्टियों को ये लगा कि दोनों पार्टियों का साथ में आना ही बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर स्टेट स्पेसिफिक राजनीति की बात करें तो जयललिता, कांग्रेस एक दूसरे के साथ गठबंधन कर ही चुके थे। क्योंकि आपको याद होगा सुब्रमण्यम स्वामी की वो फेमस टी पार्टी थी जिसमें सोनिया गांधी और जयललिता की मुलाकात हुई थी और जिसके बाद एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। उसके बाद स्वाभाविक था कि डीएमके और अटल जी यानी भाजपा साथ में आए और ये उन्होंने किया। बाकी जो छोटे दल थे जो उस समय भाजपा और जयललिता के साथ गठबंधन में शामिल थे 1998 के लोकसभा चुनावों में, चाहे वो वाइको की एमडीएमके हो, चाहे रामदास की पीएमके हो, वो सब भी जयललिता का साथ छोड़ के भाजपा और करुणानिधि के डीएमके के अलायंस में शामिल हो गए। और 99 में इस गठबंधन को जीत मिली लोकसभा चुनावों में। 39 में से 26 सीटों पे डीएमके भाजपा गठबंधन चुनाव जीती और जयललिता, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज की गठबंधन को 13 सीटें मिली। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर कर डीएमके ने चुनाव नहीं जीता है। हालांकि 2001 के अंदर विधानसभा चुनावों में इस गठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ा था जब जयललिता ने
वापसी की थी। जी। तो ये गठबंधन पहले भी हो चुका है। हम्म। जहां तक विचारधारा की बात है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था उस समय सरकार चलाने के लिए। राम मंदिर का मुद्दा हो, कॉमन सिविल कोड हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे कहते हैं, और आर्टिकल 370, उस समय ये सभी मुद्दों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, जी। तो वो बैक बर्नर पे रखा था। और डीएमके ने भी जो सनातन के बारे में अपने विचार थे, उस समय उन्होंने भी उसको बैक बर्नर पे रखा था और जी। एक मिलीजुली तरीके से सरकार चलाई थी। चंदन जी, मुझे भी याद है वो जब 1999 और 2003 की जो हम बात कर रहे हैं कि जिस दौरान डीएमके भाजपा के साथ थी, 4 साल तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा। फिर ऐसा धीरे धीरे क्या हुआ कि जो एक गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में दिख रही थी, 4 साल तक एक दूसरे के साथ वो टिके रहे, हर फैसले पर साथ रहे, बट वो धीरे धीरे 2003 में एग्जिट की ओर चली गई। टकराव टकराव की जो वजह क्या थी, और फिर क्या वो विचारधारा की बात क्या फिर बीच में आई थी? नहीं, देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी और एम करुणानिधि के बीच में संबंध बहुत मधुर रहे थे। जी। जिस तरीके से वाजपेयी जी और जयललिता के बीच में संबंधों में खटास आई थी, उस तरीके की खटास कभी भी करुणानिधि और अटल जी के संबंधों में देखने को नहीं मिली। और 1999 में जब जयललिता के जाने के बाद स्वाभाविक तौर पे डीएमके की जब एंट्री हुई एनडीए के अंदर, तब भी सब लोगों को ये लगा था कि ये गठबंधन कितने समय तक चलेगा। और देखिए, डीएमके के बहुत वरिष्ठ नेता अटल जी की सरकार में मंत्री रहे। ए राजा से लेके टीआर बालू, मुरासोली मारन, ये सब अटल जी की सरकार में मंत्री रहे। अब क्या कारण रहा? देखिए, 2001 के अंदर, मैं थोड़ा आपको थोड़ा सा और इतिहास में पीछे ले जा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कारण वहां पर भी छुपा हुआ था। 2001 में फ्लाईओवर घोटाला एक तथाकथित तौर पे, जयललिता की सरकार जैसे ही 2001 में आई तमिलनाडु के अंदर सत्ता में, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये सोचा कि करुणानिधि को मजा चखाना है। और करुणानिधि, जिनकी पार्टी केंद्र की सत्ता में भागीदार थी, रातों रात 2001 में एम करुणानिधि को, जो कितने वरिष्ठ नेता थे, उनको उनके घर से उठा लिया गया। और ये बहुत बड़ा एक तरीके से शॉकर था, बहुत डीएमके शॉक में आ गई थी इसके बाद, क्योंकि हमने वो दृश्य देखे किस तरीके से करुणानिधि को रातों रात उठाया गया। मुरसोली मारन से लेकर टीआर बालू तक जो केंद्रीय मंत्री थे, उनको भी उठाकर ले जाया गया। जिस तरीके से वो दृश्य हमने देखे, बिल्कुल। और उसके बाद फिर ये लगा कि कहीं ना कहीं डीएमके और भाजपा के गठबंधन में दरार आने लगी है। डीएमके ने फौरन वाजपेयी जी से, जो जयललिता की सरकार थी, उसको बर्खास्त करने की मांग शुरू कर दी। लेकिन वाजपेयी जी ने इस पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा की उस समय की पॉलिसी थी कि चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त नहीं करना चाहिए। जयललिता ने भी जब दबाव बनाया कि करुणानिधि की सरकार 1998 में बर्खास्त की जाए, तब भी अटल जी ने करुणानिधि की सरकार को भी बर्खास्त नहीं किया था। और वही जो जिसे कहते हैं, वही जो उनकी फिलॉसफी थी, वही अटल जी ने करुणानिधि के सामने भी रखी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज थी जो आगे बढ़ती गई, पोटा का कानून। अगर आपको याद हो, जो ज्वाइंट सेशन, अधिवेशन बुलाया गया था लोकसभा राज्यसभा में उस कानून को पास करने के लिए, क्योंकि बहुमत नहीं था एनडीए का राज्यसभा में। उस पोटा का भी सबसे ज्यादा यूज जयललिता ने किया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट का, तमिलनाडु के अंदर। जिस तरीके से डीएमके, और ना केवल डीएमके, उस समय भाजपा के भी सहयोगी रहे एमडीएमके के वाइको को जयललिता ने पोटा लगा के उठवाया जी, वो आज भी हम सबको याद है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी से उनकी ये शिकायत रही डीएमके की और उनके बाकी सहयोगियों की, कि उन्होंने इस मामले को ठीक से नहीं हैंडल किया जी। इसके बाद में जब मुरासोली मारन का निधन हो गया और वो केंद्र में मंत्री थे, तो उनके कैबिनेट पद पे, मतलब कि ए राजा को प्रमोशन देने की बात करुणानिधि ने अटल जी से कही। ऐसा करुणानिधि ने खुद मीडिया में कहा, लेकिन अटल जी ने वो बात नहीं मानी उनकी। तो ये उन्होंने कहा कि ये भी हमारे लिए एक बहुत ही जिसे कहते हैं झटका था कि अटल जी ने हमारी बात को अस्वीकार कर दिया। और एक मुझे और एक याद आ रही है, एक दो बातें
बहुत दबाव भी बढ़ गया था कहीं ना कहीं डीएमके के ऊपर 2002 में जो गोधरा कांड हुआ उसके बाद, कि किस तरीके से माइनॉरिटीज के वोट को बचाना है तमिलनाडु के अंदर और अपनी सेकुलर छवि को भी बचाना होगा तमिलनाडु के अंदर। ओके। और फिर धीरे धीरे जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी कहीं ना कहीं डीएमके को लगने लगा था, और तमिलनाडु में जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही थी, वहां भी डीएमके को कहीं ना कहीं लगा कि जयललिता को हराने के लिए डीएमके को वापस कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के पास जाना पड़ेगा। जी, कुल मिला के अगर देखा जाए तो जहां भाजपा को जरूरत है 2/3 बहुमत के लिए, इसलिए वो डीएमके का साथ चाह रहे थे, वहीं डीएमके को जरूरत है सत्ता में किसी एक ऐसे दल के साथ बने रहना ताकि उसे सत्ता का सुख भोगना पड़े। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर और उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।